वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिसे करने के लिए आज हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ ज्योत सिंह बिष्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। हमारे साथ सुभाष झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ राजीव थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुभाष झा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बात उत्तराखंड की है। बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड में। एक बात तो यह कि सत्यापन को लेकर उत्तराखंड में बातें हो रही हैं। उस सत्यापन को लेकर डीजीपी साहब ने क्या बोला, ये एक बार सुन लेते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा उसके बाद। सभी जिलों में अच्छे सत्यापन हो गए हैं। पहले शुरुआती दौर में थोड़ा सा कम चल रहा था, किंतु अब सब जगह पे बहुत ही भारी संख्या में सत्यापन हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, देखिए, यही होता है कि उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। गलत नाम पते से हैं तो उन पर एक्शन होता है, या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड आता है तो उस हिसाब से एक्शन होता है। उनके पिछले जहाँ से आए वहाँ से वेरीफाई करा जाता है। तो और ये जो मकान मालिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी कि किराएदार का सत्यापन मैंडेटरीली कराएं। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। और अगर हम देखें सुभाष जी, सत्यापन को लेकर तो ये चीजें सामने आई हैं। उसके अलावा ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का संकट भी है, जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री बड़े गंभीर दिखे और उन्होंने उस पर एक्शन लेने की बात की है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ऊर्जा उत्तराखंड की वो कहाँ चली गई ऊर्जा, इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दोबारा से विपक्ष ये कह रहा है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर गंभीर नहीं है सरकार। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, सर्वप्रथम तो संजय भाई, ये 3 मुद्दे आपने कहे। एक तो सत्यापन जी, दूसरा बिजली संकट और स्वास्थ्य। सत्यापन का जहां तक सवाल है कि सत्यापन सरकार अगर करवा रही है तो मुझे लगता है कि सरकार का ये उसका उचित निर्णय है और सत्यापन सबका होना चाहिए। बस ये है कि सत्यापन के नाम पर भेदभाव ना हो। भेदभाव कैसा सुभाष जी, भेदभाव कैसा? सत्यापन भेदभाव इसलिए कि यहाँ सत्यापन के नाम पर कुछ ऐसी शिकायतें लोगों की मिली है। हम लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है तो उसमें पुलिस जो है सत्यापन में आपको सिर्फ ये जानना है कि ये लोग जो हैं वो भारतीय लोग हैं या नहीं हैं, ये प्रदेश में आकर के जो लोग रह रहे हैं वो सही लोग हैं या नहीं हैं, बस इतना जानना हमें। लेकिन अगर उससे ज्यादा पूछताछ के नाम पर आप उसे परेशान करते हैं या उसे हरास करते हैं तो फिर बात जो है उतनी साफगोई से नहीं हो पाती और फिर लगता है कि नहीं, सत्यापन के प्रति आपका मकसद कुछ और भी है। एक दूसरी बात, जहां तक ऊर्जा प्रदेश की है तो यह सरप्लस ऊर्जा प्रदेश रहा है हमारा उत्तराखंड। लेकिन ये टोटली मुझे लगता है अभी जो है यहाँ डाक पत्थर के पास अभी एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो 2 महीने बता रहे हैं कि वो नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ जो प्रदेश दूसरे प्रदेशों को बिजली देता था, बिजली उनको सप्लाई करता था, आज उस प्रदेश को अगर बिजली की संकट आ रही है तो ये निश्चित तौर पर ये सरकार की लापरवाही है, मशीनरी की लापरवाही है। और दिक्कत यह है कि अब न धामी सरकार न भाजपा अपने को खुद को बचा भी नहीं सकती कि हम सरकार में नहीं थे और कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, इस वजह से ऊर्जा संकट आ गई। अब जहां तक आप हेल्थ की बात कर रहे हैं संजय भाई, तो हेल्थ की हालत यहां ये है कि एक गुलजमा दून, पूरे गढ़वाल में एक दून हॉस्पिटल है और श्रीनगर हॉस्पिटल है। उस पर यह पूरी जनसंख्या का जो लोड है वो इन्हीं 2 हॉस्पिटलों पर है। बावजूद इसके इन दोनों हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ज्यादा, मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन जिस आबादी के अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए, साधन बढ़ाया जाना चाहिए, संसाधन बढ़ाया जाना चाहिए, वो अभी नहीं बढ़ा है। अभी कल परसों की घटना है कि एक महिला की 3 जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गई, उसे आईसीयू नहीं मिला और वो दम तोड़ के मर गई। और ये स्थिति यहाँ पूरे स्वास्थ्य सेवा की है। और अभी आपने देखा कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर ही पिछले दिन एक डॉक्टर को इस्तीफा देने की नौबत तक आ गई। तो मुझे लगता है कि धामी सरकार को चाहिए कि वो अपनी मशीनरी को दुरुस्त करें, और ये मशीनरी अगर दुरुस्त नहीं होगा तो मुझे लगता है फिर बड़ी अराजक स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल। ज्योत सिंह बिष्ट जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं उत्तराखंड की, आंदोलनकारी आप रहे हैं।
उत्तराखंड को आज अगर हम देखें तो 21 वर्षों के बाद भी हम ऊर्जा की और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं कि आज भी खराब है, जबकि सत्ताएं बराबर आप लोगों की रही है। इस बार कुछ मिथक टूटे हैं लेकिन अदल बदलती रही है सत्ताएं, तो ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि आपका कोई दोष है या आपका दोष नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो ऐसे में आज जो स्थितियां हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि जो उत्तराखंड में जिस तरीके का विकास होना चाहिए था उस विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ते हम दिखे हैं। और सत्यापन को लेकर सुभाष जी ने एक सवाल उठाया है कि भेदभाव ना किया जाए, उस पर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलें। जी जी, बहुत धन्यवाद। आपने आज जो महत्वपूर्ण सवाल है ऊर्जा संकट राज्य का, वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और राज्य में जो वर्तमान सरकार है, पिछली सरकार भी वही थी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिछले मुख्यमंत्री भी वही थे, तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, हम पहले नहीं थे, पहले वालों ने गलत किया। ये आपकी बात यहाँ भी सही है। तो ऐसे में राज्य की सरकार ने, हमारे पिछले कार्यवाहक और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी फौज है अधिकारियों की, उसके साथ बातचीत करके समय रहते राज्य में जो बिजली आपूर्ति जो मांग थी और उसके अनुरूप उत्पादन को अनुपात को ध्यान में रख करके पहले से बिजली कहाँ से खरीदनी है इस बात का इंतजाम अगर रखा होता तो निश्चित रूप से आज राज्य को ऊर्जा संकट से नहीं जूझना पड़ता। मैं अभी आपके स्टूडियो में बैठ करके जिस कैमरे के सामने खड़ा हूं तो उसके अलावा यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा, एसी तो बहुत दूर की बात है, गर्मी जैसी पड़ रही है आप जानते हैं। तो जब आप जो इन सारी चीज़ों को दिखाने वाले लोग हैं, आप उस ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, आपका जो इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की जनता, खासकर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो, वहाँ पर जो किसान खेती किसानी करने वाले लोग हैं, इस समय उनको खेती बाड़ी के लिए जो सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है, वो बिजली न होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों को लाइट न होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई, सरकार ने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। जो पंपिंग पेयजल योजनाएं हैं उन पर दिक्कत रही, और उसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं वो सब लगातार इस मार से जूझ रहे हैं। जबकि सरकार बनते ही भाजपा की सरकार ने, धामी जी के कैबिनेट ने फैसला लिया कि बिजली के दाम बढ़ाए जाएं। तो जब आप उपभोक्ता को महंगे दामों पर बिजली दे रहे हो, तो ऐसे में आपने जो है कि बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित की। मुझे याद है हरीश रावत जी की सरकार में राज्य में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति थी, इस ढंग का बिजली कट नहीं था, और अब तो 8 से 10 घंटे हर दिन बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं कि जो उससे जूझ न रहा हो, जो उससे परेशान न हो। तो ये सरकार का पहले, मैंने इस नई सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार का पहला फेल्योर है। आपने दूसरी जो बात कही, मैं डीजीपी साहब का बयान सुन रहा था कि गलत पता लिखा करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राज्य के अंदर न घुस पाएं, ये अच्छी बात है। और मैं अपने पत्रकार साथी, उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात है कि राज्य में जिस ढंग की आपराधिक घटनाएं पिछले 1 महीने में घटित हुई, मैं देख रहा था उसमें मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं, मैं देख रहा था उसमें हत्या की घटनाएं, डकैती की घटनाएं हैं। तो ऐसे में पुलिस का काम है कि वो इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य के अंदर गलत तत्व न घुसें, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो राज्य के मूल निवासी है तो उन पर शिकंजा कसने के साथ साथ जो बाहरी राज्यों से अलग अलग तरीके से यहाँ पर आते हैं उनका सत्यापन भी करें। लेकिन यहाँ तो एक और सत्यापन की बात भी चल रही है कि जो 4 धाम यात्रा भी जाएंगे उनका भी हम सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करे सरकार, लेकिन उस सत्यापन में जो संदेश देने का काम ये सरकार करना चाहती है, असली गड़बड़ वहाँ पर है। हमारे जो हिंदू धर्म में, हमारे जो मुस्लिमों के धर्म में और दूसरे उसमें जो संविधान में व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से सरकार को उन चीज़ों को ख्याल रख करके ही करना चाहिए। लेकिन इस ऐसी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि साहब हमने एक धर्म विशेष के लोगों पर शिकंजा कसने का एक वो कर रखा है, तो बाहर दिखाने के लिए राम राम और अंदर कागजों में इस्लाम। जोशिन जी, ऐसी बातें कहां से आई? जोशिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक बात की है कि धर्म जाति विशेष को लेकर ये सत्यापन की बात हुई है, लेकिन ऐसा कहा किसने? ये बात तो कांग्रेस ही उठा रही है कि अगर सत्यापन होगा तो ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कल भी ये बात कह रहे थे, और भी प्रवक्ताओं ने कहा कि धर्म विशेष की तरफ आप लेके जा रहे हैं इस टॉपिक को, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो कौन से बयान है जिस पर यह कहा जा रहा है, जिस पर आप ये कह रहे हैं कि यह सत्यापन जो होगा वो केवल धर्म विशेष के लोगों के लिए होगा?
मैं जो कहना चाह रहा हूं, पुलिस का सत्यापन जो है, इस बात का वेरिफिकेशन कि जो बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर हैं उनका वेरिफिकेशन हो और उस पर सही तरीके से जांच हो, ताकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर ना आए। लेकिन जो चार धाम यात्रा पर सत्यापन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, जब इस ढंग की बात कही जाती तो उसकी व्याख्या होनी चाहिए कि भाई कौन लोग चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं और कौन लोग नहीं जा सकते हैं। उसकी व्याख्या उन्होंने की, गोलमोल कर दिया। एक तरफ इस ढंग का गोलमोल कह करके वो जो इशारा करते हैं कि साहब हम तो जो है कि एक फलाने समुदाय विशेष को बिल्कुल इस समय शिकंजा कसे हुए हैं, लेकिन जब नियुक्ति करने की बात आती है राज्य के अंदर इस सरकार के बनने के बाद, तो पहले दायित्वधारी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम है, मैं नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम की नियुक्ति होती है, तो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है कि आप जनता को कुछ और संदेश दे रहे हो और धरातल पर सरकार का जो कामकाज है कागजों पर कुछ और कर रहे हो, तो इस डबल स्टैंडर्ड के माध्यम से आप जनता को गुमराह मत करिए। आप जो करना चाहते हैं उसको साफ सुथरा करिए। जी बिल्कुल, जो जो कहना है आपका कि भाई जो भी हो बड़ा स्पष्ट हो, चीजें स्पष्ट आए। उमा जी, हमारा आज का जो मुद्दा है, 2-3 विषय हैं हमारे और आप थोड़ी देर से जुड़ी। एक तो ये कि उत्तराखंड में वर्तमान में सत्यापन को लेकर बवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्यापन की जो स्थिति है उसमें भेदभाव ना किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जो स्पष्टता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी को पता नहीं लग रहा आखिर वास्तव में सत्यापन होगा किसका। चार धाम की यात्रा को लेकर सत्यापन की बात पर, उस पर भी सवाल है। इस तरीके की बातें चल रही हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध लोग उत्तराखंड के अंदर आए हैं और अवैध कॉलोनियां बसती जा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उमा जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस समय धामी जी ने जो इस सत्यापन की बात कही है, अगर मैं ये कहूं कि उनके दोहरे मापदंड हैं। देखिए, अगर मैं देहरादून की बात करती हूँ और देहरादून की खास तौर पर 2 नदियां, रिस्पना नदी और बिंदाल नदी के किनारे जो अतिक्रमण है, हम कह सकते हैं कि उसमें अवैध बस्तियां बसी हैं और उसमें अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे पट्टे कट जाते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स बांट दिए जाते हैं और वहां पर बिजली भी आ जाती है, वहां पर पानी भी आ जाता है, वहां पर सड़कें भी बना दी जाती हैं, वहां पे विधायक महोदय जाके कपड़े भी बांटते हैं, वहां पर विधायक महोदय जाके राखियां बंधवाते हैं और उनको ये कहकर आते हैं कि तुम्हें यहाँ से उठाया नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, और उनका एक वोट बैंक वहां पर तैयार होता है। तो सबसे पहले तो धामी जी ने जिन लोगों को अपने मंत्रालय में इस समय मंत्री बनाकर बैठाया हुआ है, उनकी विधानसभा में जो सबसे ज्यादा अवैध बस्तियां बसी हैं, क्या उस पर वो जवाब देंगे? वो व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद आजकल वो बीजेपी में पाए जाते हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में रिस्पना में उमेश शर्मा काऊ, मैं उनका नाम लेकर यहाँ पर कहना चाहूंगी, उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा अवैध बस्तियां बसाई गई। क्या मुख्यमंत्री धामी विधायक महोदय को अपने यहाँ बुलाकर उनसे जवाब लेंगे? तो ये कहना कि लोग बस गए हैं, अवैध बस्तियां बस गई हैं, सत्यापन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं यहाँ पर हैं उनसे जनता का ध्यान खींचने की एक कवायद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, सत्यापन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अपराधी ना आए और अब ये अपराधियों का गढ़ ना बने, ये अपराधियों की सैरगाह ना बने कि आप दूसरे प्रदेश में अपराध करें उसके बाद आकर आप उत्तराखंड में बस जाएं। और यहाँ पर अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि वाकई में यहाँ पर दुष्कर्म के केस भी बढ़े हैं, यहाँ पर डकैती के केस भी बढ़े, हत्याओं के केस भी बढ़े हैं, तो ये सारे अपराध यहाँ पर बढ़े हैं। सत्यापन होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, किंतु उसका क्राइटेरिया क्या है? आप किसको बोलेंगे अवैध है और किसको बोलेंगे आप वैध है? क्या आपने कोई भू कानून यहाँ पर लागू कर दिया कि जो 35 साल से पुराने लोग यहाँ पर बसे हैं वही यहाँ के लोग माने जाएंगे और कम से कम 35 साल आपको यहाँ रहना होगा, उसके बाद आपको यहाँ का राशन कार्ड और उसके बाद आपको यहाँ का आधार कार्ड मिलेगा? क्या ऐसा कोई कानून धामी सरकार बना चुकी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शगुफा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, जनता को गुमराह करने का एक तरीका है ताकि जनता इस बढ़ती हुई महंगाई पर बात ना करे, जनता ये जाती हुई बिजली पर बात ना करे, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जनता इस पर बात ना करे, जनता स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात ना करे, सरकारी स्कूल सारे ठप पड़े हुए हैं, वहां पर बुरी हालत है और सरकार बोलती है कि हम पहाड़ों पर प्राइवेट स्कूलों के लिए जगह देंगे, जनता इस पर बात ना करे। मैं समझती हूँ कि इस समय सत्यापन और ये जो दूसरी चीजें हैं, सरकार को इन पर एक सही गाइडलाइन लेके आनी चाहिए ताकि विपक्ष इन पर आवाज उठाना बंद करे और वाकई में हम लोग धामी सरकार की नेक नियति अगर थोड़ा बहुत कुछ है सत्यापन में तो हम उस पर बात करें। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए उमा जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और वास्तव में उसे कहीं ना कहीं और लोग भी उस बात को कह रहे हैं। उसके अलावा जो सिंह बिष्ट जी ने जो कहा वो भी आपके सामने है
क्या कहेंगे आप, आखिर बिजली संकट ऊर्जा प्रदेश में क्यों? इसका मतलब तो यह है कि जो सरप्लस बिजली थी, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जिस बात को लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, खासकर ऊर्जा विभाग, वो बिल्कुल निरंकुश है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको सही जानकारी, सही डाटा देना नहीं चाहता। तो ये एक सवाल लगातार खड़ा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी लगातार सक्रिय दिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजे आपके सामने हैं। क्या कहेंगे आप जी? देखिए संजय जी, जो जहाँ तक विद्युत संकट का विषय आप लेकर आ रहे हैं, ये विद्युत संकट अभी उत्तराखंड राज्य में नहीं है, और जो भी इसका बैकअप है उस बैकअप को हमने पूरा करने का काम किया है। राज्य में कहीं भी विद्युत को लेकर जो है मारामारी नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। कहीं रोड शटडाउन, रोड के वजह से शटडाउन लेना पड़ता है। अभी जैसे अभी जोत सिंह जी बता रहे थे कि आपके कार्यालय में बिजली नहीं है, तो अभी फ़ोन किया तो मालूम चला एक पेड़ जो है, पेड़ की टहनी तार पर गिर गई है, और तार पर गिरने की वजह से वो अब 15-20 मिनट, आधा घंटा उसने व्यवधान पैदा किया। इस तरीके की बातें हैं जो रोज़मर्रा में आ रही हैं। गर्मी बढ़ रही है, निश्चित रूप से हमारे पास बैकअप है, और हम कहीं भी राज्य में बिजली कटौती नहीं होने देंगे। बिजली की कहीं भी दिक्कत लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ का हम विश्वास आपके माध्यम से, नेटवर्क 10 के माध्यम से देना चाहते हैं। अभी जो विषय सामने आ रहे हैं कि सत्यापन हो रहा है, अब सत्यापन का विषय समझना पड़ेगा। दो तरीके के सत्यापन हो रहे हैं। एक तो ये है कि राज्य में जो रोहिंग्या मुसलमान राज्य में आए हैं, जो इनपुट आया था इंटेलिजेंस का, उस इंटेलिजेंस के आधार पर रोहिंग्या मुसलमानों का जो है राज्य में होना और उनकी पहचान करना, उनको राज्य से बाहर करना, और ऐसी सभी गतिविधियों में अगर राज्य में हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना बसेरा बना लिया है, यहाँ पर आधार कार्ड बना लिया है, उसको चिन्हित करना। इस सत्यापन का काम बहुत तेज़ी के साथ में हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे 3000 लोगों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करी है, जो घुसपैठिया थे, जो नेपाल के रास्ते और दूसरे रास्तों से उत्तराखंड राज्य में घुसे थे, और जो इनपुट हमारे सामने आया था कि इस तरीके से राज्य की किसी गतिविधियों में शामिल होकर राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे जो है घुसपैठिया राज्य में आए हैं। हमने उनको चिन्हित कर लिया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से हमने ये सत्यापन का सघन अभियान चलाया है। दूसरा सत्यापन यह है कि जो भी जैसे राज्य में लोग रहते हैं, किराएदार हैं, दूसरे स्थानों से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि उनका बताए पुलिस स्टेशन में कि मेरे यहाँ एक किराएदार रह रहे हैं, मैंने इनको किराए पर दिया है, जिससे कल कोई घटना हो, कोई आपराधिक घटना हो, कोई जो दिक्कत हो, किसी को भी ना हो, सब लोग सुरक्षित रह सकें। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारी नीयत किसी को परेशान करने की है। लेकिन हम बताना चाहते हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से कि अगर किसी ने राज्य की फिजा को खराब करने का, राज्य की हवा को दूषित करने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात सामने आई कि जो अवैध बस्तियां हैं, अब अवैध बस्तियों को बसाने के जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट पार्टी हैं, जिन्होंने इस राज्य में अवैध बस्तियां बसाने की जो है, जिन्होंने श्री गणेश किया, वो सब जानते हैं कि अवैध बस्तियां किसने इस राज्य में बसाई हैं। हमने कभी भी इन अवैध बस्तियों के लोगों के पीछे हमारा कभी भी हाथ नहीं रहा, ना हमारा कभी इनको संरक्षण रहा। अवैध बस्तियां बस गई, उसको विनियमितीकरण करने की बात हुई कि इसका नियमितीकरण करा जाए। पिछली बार हमने उनको हटाने के आदेश भी दिए थे, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ कि इन लोगों को जो है नियमितीकरण कराया जाए, इन बस्तियों को जो है अवैध है, इनको वैध घोषित किया जाए। उसके लिए सरकार ने कानून लेके आई। कानून लेने आने के बाद हमने कहा है कि जहां इनको विस्थापित किया जाएगा, वहां इनको बसाया जाएगा। निश्चित रूप से अतिक्रमण हो रहा है, नदियों पर अतिक्रमण वीरेंद्र हुआ जी, है, जिसकी एक चिंता सवाल है। यहीं बरसात आपसे में ले रहा जब हूं वीरेंद्र जी, अतिक्रमण हो वीरेंद्र रखा जी, है, एक सवाल वो बरसात आपसे से ढह भी जाता है जी। ये आपने कहा कि जो लोग हैं उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा, बस्तियों को, अवैध बस्तियों को नियमित भी किया जा सकता है, करना भी चाहिए, होता जरूर है। लेकिन क्या वास्तव में जो अवैध बस्तियां हैं वो वास्तव में उत्तराखंड के लोगों की है, या वो कहां के लोगों की है? क्योंकि बहुत सारी जगह राशन कार्ड, जो कि बता रही हैं सिसोदिया जी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ तो उनका बन गया है, तो ऐसे में जो पहचान है वो कैसे की जाएगी? फिर ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तराखंड के बाशिंदे रहे हैं, या ये आस पड़ोस से भी चली आए हैं, ये बिल्कुल बाहरी तत्व नहीं है?
देखिए सवाल के साथ सरकार मेरा ने एक सवाल है। मेरा एक सवाल है वीरेंद्र भाई सरकार से। ने ये जो कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए, हम कह रहे हैं उनको बाहर करो, लेकिन पिछली 5 साल में दिल्ली भी आपकी सरकार थी और देहरादून भी आपकी सरकार थी और लखनऊ में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार है, तो ये मुसलमान आपने आने क्यों दी? वीरेंद्र जी, जी बोलिए। अगर आप ये मानते हैं कि गलत आए हैं तो ये आपकी सरकार का जी। फेलियर है ना, इसको भी स्वीकार करिए साथ साथ। जी वीरेंद्र जी बोलिए। जी नहीं, देखिए, जहां तक आपने जो अवैध बस्तियों की बात कही है, जो देहरादून में बस्तियां हैं, उसके लिए सरकार ने गणेश कहा जोशी था जी कि और इतने उमेश शर्मा वर्ष जो साहू जी पुराने आपकी लोग यहाँ पार्टी में बसे हैं। हुए हैं, एक सरकार ने उसका मुझे, क्योंकि एक मिनट मैडम, मैंने आपकी बात को सुना है, मेरी बात को भी सुनिए। हमने उसमें अगर ये डिबेट का आपने बताया होता कि 3-4 मल्टीपर्पज पे डिबेट होगी तो हम उसकी तैयारी आते। हमें तो ये बताया गया कि ये इस पर रोहिंग्या मुसलमानों पर डिबेट है, हम उसके आंकड़े भी लेकर आते। मुझे अभी ध्यान नहीं है कि उसमें सरकार ने कहा था कि इतने वर्ष से पहले जो देहरादून में निवास कर रहे हैं, जो इन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, हम उनको नियमितीकरण करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि जो आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, रोज बस रहे हैं, जिनका आधार कार्ड आज की तारीख में भी आ रहा है, हम उनको भी नियमितीकरण करेंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, और अगर वो अवैध रूप से राज्य में आ रखे हैं, घुसपैठियों के तौर पर आ रखे हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। जहां तक अभी जोत सिंह भाई ने एक प्रश्न किया है कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो इनपुट इंटेलिजेंस के माध्यम से आया है, निश्चित रूप से वो आया है, अभी हमारे संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में आया, तो उसके लिए बहुत स्पेशल ड्राइव चलाया गया, और उस स्पेशल ड्राइव का नतीजा ये है कि वो चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनका चेहरा और चरित्र जनता देख रही है। वो दिल्ली में क्या बोल रहे हैं, आसाम में क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड में क्या बोल रहे हैं। इसलिए इस बात को भी जनता समझती है कि ऐसे लोग जिनको शेल्टर देने का काम करते हैं, जिनको संरक्षण देने का काम करते हैं, और जिनकी वजह से आज ये हालत पैदा है देश में, हमको इसको सुधार करना पड़ेगा। हम देश के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ कतई भी किसी रूप में समझौता नहीं करेंगे, देश को कमजोर नहीं होने देंगे। जो भी ताकतें अगर देश को कमजोर करने के सामने आएंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से कि राज्य की देवभूमि की जो हवा है, फिजा है, इसको बेहतर बनाएंगे, और राज्यवासियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ कोई भी रोहिंग्या मुसलमान या घुसपैठी इस राज्य में नहीं रहेगा। ये मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी को हम दोबारा से आपके पास आएंगे, चर्चा भी जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द उठेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस चर्चा में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सुभाष झा जी, एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, कोई कह रहा है कि मल्टी टॉपिक है, टॉपिक हमारा मल्टी नहीं है। बात यही है कि जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या और भी कहीं के घुसपैठिए हैं, आखिर वो रहेंगे तो अवैध बस्तियों में ही, क्योंकि सबसे पहले तो झुग्गी झोपड़ियाँ बसती हैं, फिर उसके बाद उन्हीं को पूरा का पूरा पुख्ता कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने उस अवैध बस्ती को उसी से जोड़ा कि जो इस बात को लेकर लगातार सवाल हो रहे थे कि आकर पहले झुग्गी झोपड़ियां, छोटी छोटी झोपड़ियां बसती हैं, फिर उनको बिजली पानी हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं। तो वो इसमें हमने लिया था। रही बात खाली इसकी कि ऊर्जा का संकट लगातार सब लोग उठा रहे हैं। कल खुद मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों को बोला कि कोई किसी प्रकार के बिजली की कमी ना रहे, तो वो थी। और खुद स्वास्थ्य वाली बात पर वीरेंद्र जी आपके सामने है, सुभाष जी ने बताया किस तरीके से महिला को आईसीयू बेड नहीं मिला। तो केवल ये 2 सवाल लिए, बाकी रोहिंग्या वाला, क्योंकि संवेदनशील उत्तराखंड हमने इसका नाम दिया, तो रोहिंग्याज हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या और भी कोई घुसपैठिया हो, रहेगा तो आखिर वो उन्हीं अवैध बस्तियों में। तो उनके जो सत्यापन को लेकर बात हुई थी, उस बात को है, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि सुभाष जी, यही एक बड़ा सवाल है कि जो अवैध बस्तियां हैं, इस बात को कैसे जाना जाएगा कि वहां पर जो मुसलमान रह रहा है वो उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वो रोहिंग्या नहीं है।
क्या उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, उस बात को लेकर सवाल यह है कि धीरे धीरे कर कर अवैध रूप से लोग पूरे पहाड़ों में भी जा रहे हैं। और जो प्लान हुआ है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे लोग बसे हैं। तो ये एक बात चल रही थी कि इसे लेकर जो सत्यापन की प्रक्रिया लाई गई है वो वास्तव में स्वागत योग्य है, लेकिन उसके अंदर भेदभाव ना हो, ये एक बात है। क्या कहेंगे आप जी? सुभाष जी। संजय भाई, मैं तीन बातों का जवाब दे दूं। जी। संजय भाई, मैं तीन बातों का जवाब दे दूं, ये थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल दीजिए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि विषय अलग अलग हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर एक ही दिन में तीन करंट इशू अगर ज्वलंत मुद्दा हो तो उसके लिए अलग अलग डिबेट तो कराया नहीं जाएगा। एक बात ये व्यवहारिक बात है। दूसरी बात ये हो गई कि जहां तक सत्यापन की बात है तो सत्यापन के दो ही लोगों का सवाल है। एक तो एनआरसी, सीएए वगैरह वगैरह जो मुद्दे आसाम में वगैरह वगैरह पूर्वोत्तर भारत में उठाए गए, उनको लेकर जो नई समस्याएं खड़ी हुई, मुझे लगता है उससे पहले का होमवर्क वहां की सरकारों ने नहीं किया था। यहां भी उत्तराखंड में यही हो रहा है। सत्यापन को लेकर के पहले जो फ्रेमवर्क बनना चाहिए था वो फ्रेमवर्क नहीं बना। एक बात, सत्यापन होना चाहिए। जो बाहर के लोग हैं, जो अवैध रूप से जो रोहिंग्या रह रहे हैं, उन्हें निकाला जाना चाहिए। लेकिन रोहिंग्या की पहचान आप करेंगे कैसे और किसे मानेंगे? चूंकि आधार कार्ड बहुत लोगों ने बना लिया है और यहीं के पदाधिकारियों ने, यहीं की मशीनरी ने उनका आधार कार्ड बनाया, यहीं की मशीनरी ने उनका राशन कार्ड बनाया। एक बात। दूसरी बात संजय भाई की अवैध बस्ती और अतिक्रमण, ये दोनों में तकनीकी बात है। अतिक्रमण वो है जो हम कहीं रह रहे हैं वैध रूप से और हमने ज्यादा एक्वायर कर लिया है, तो वो अतिक्रमण है। लेकिन आश्चर्य ये है कि टोटल की टोटल अवैध बस्तियां, एक दो घर नहीं, सैकड़ों घर, हजारों घर, बस्तियां, इस शहर की एक बस्तियां नहीं, शहर में कई बस्तियां बस जाती हैं। आखिर ये बस्तियां कैसे बसती हैं? ये सरकारी मशीनरियां क्या कर रही होती हैं? और फिर जब ये वोटों में, वोट बैंक में तब्दील हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और इन अवैध बस्तियों को वैध बना दिया जाता है। सवाल है ये सिलसिला कब तक चलेगा? और ये इसमें सिर्फ भाजपा और कांग्रेस या आप किसी एक पार्टी का दोष नहीं है। ये तीनों पार्टी के लोग कम या ज्यादा, इनके नेता कम या ज्यादा, जगह अलग हो सकता है, कॉलोनियां अलग हो सकती हैं, सारे नेता इसमें, बहुत सारे नेता इसमें शामिल हैं और ये लोग शामिल रहते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो जो मजदूर बाहर से कमाने आता है वो अपने कमाने के लिए उसको सस्ता रियायत चाहिए, जहां वो किराया महंगा नहीं दे सकता, वो कैसे रहे? तो वो अपने परिवार को, बच्चों को रखता है और धीरे धीरे नदी किनारे जहां खाली है वहां बस गया और धीरे धीरे बसते बसते उसने विस्तार कर लिया। अब चूंकि वो लोग थोक भाव में वोट देते हैं तो भाजपा भी चाहती है कि ये हमारे वोटर हो जाएं और कांग्रेस भी चाहती है कि ये हमारे वोटर हो जाएं और इन दोनों पार्टियों के पार्षद जो हैं वो भी चाहते हैं और आप भी दिल्ली में यही काम में संलग्न है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इन बस्तियों के लिए सरकार अगर ईमानदार है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आप हो, तो सीधा मसला ये है कि वहां के थानेदार, वहां के सीओ और वहां के एसडीएम और वहां के डीएम, सरकार एक प्रस्ताव पारित करे कि अगर अवैध कॉलोनी बसेगी तो ये इसके लिए सीधा इनको जवाबदेह माना जाएगा, या तो इन्हें सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, जो भी ये कार्रवाई उनसे किया जाएगा, या उनको इतना वेतन, उनके वेतन से इतना पैसा काटा जाएगा। आप देख लीजिए, एक भी बस्तियां नहीं बसेंगे। लेकिन ये पूरा खेल 40 वर्षों से चल रहा है। अब ये कांग्रेस को कहे, कांग्रेस भाजपा को कहे, भाजपा आपको कहे, ये चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि एक बात, दूसरी बात, जो भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो कानून है वो वेलफेयर कानून है, वेलफेयर। तो लोक कल्याणकारी कानून में इतनी इजाजत, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं 2 दिन के लिए, कहीं 4 दिन के लिए, कहीं 10 दिन के लिए रह जाएं, जो लोग रहें उनको बिजली मिले, आप उनको पानी देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान की मूल धारणा में ये है और यही उसका कारण है कि ये धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और ये यहाँ नहीं, सिर्फ ये उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश लेवल पर हर जगह अवैध कॉलोनियां हैं और हर जगह इन अवैध कॉलोनियों में वैध रूप से सड़कें बनाई गई, वैध रूप से बिजली उपलब्ध कराया गया, वैध रूप से पानी उपलब्ध कराया गया। दूसरी बात, अगर ये इसे अवैध मानते हैं तो आप इनको जब फिर कहते हैं कि हम एक कॉलोनी बसाएंगे और इनको वहां शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब आप इनके प्रति हमदर्दी रखते हैं। और जब तक आप हमदर्दी रखेंगे इन अवैध कॉलोनियों के प्रति, तब तक यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। आज 2 कॉलोनियां बसी हैं, फिर कल 10 कॉलोनियां बसेंगी, फिर 5 साल बाद उसे वैध किया जाएगा। यह सिलसिला चलता रहेगा। जी, ज्योति सिंह बिष्ट जी,
एक सवाल कांग्रेस पे भी है कि कांग्रेस विपक्ष में जो भूमिका है उसमें लगातार धरने प्रदर्शन करती है छोटे छोटे मुद्दों पर जहां उन्हें लगता है कि यहां से वोट आ सकता है, लेकिन जब बात सत्यापन के रोहिंग्या मुसलमान की बात हुई है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मुद्दा उठाएंगे, इस पे हम धरना प्रदर्शन और सत्यापन के लिए दबाव डालेंगे तो कहीं जो उत्तराखंड का मुस्लिम है वो तो नाराज नहीं हो जाएगा, जबकि आपको भी पता है कि जो उत्तराखंड का मुस्लिम है उसी के हक पर ये लोग आकर बाहर से जो घुसपैठिए डाका डालते हैं। तो आप खुद ये विश्वास दिलाने में और जताने में नाकामयाब लगते हैं, इस वजह से आप उस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से आपको उसकी आवाज उठानी चाहिए, शायद नहीं उठ पाती। और उसका कारण यह रहा कि आज धीरे धीरे कर ये बातें सामने आ रही है कि यहां रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठिए उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक बस गए हैं। जोत सिंह जी, नहीं, आपने तो जैसे कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगा दिया। देखिए, संजय आरोप भाई, नहीं लगाया, कि मैंने कांग्रेस बताया चुप रही, कि इसलिए मुसलमान ये भी एक बात है। आपने जो कहा, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। इससे जो बातचीत आपकी आई, मैं कृपा करके एक निवेदन करना चाहता हूं जी। भाई। 2017 में जो मैंडेट भाजपा को उत्तराखंड में मिला, उससे पहले 2014 में जो मैंडेट पूरे देश की जनता ने भाजपा को दिल्ली के लिए दिया, उसके बाद ये जो रोहिंग्या मुसलमान का सवाल बार बार उठ करके आ रहा, तो बांग्लादेश या रोहिंग्या मुसलमान आज तो पैदा हुआ नहीं जी, बंगाली मुसलमान ये पहले से हैं। ये अगर इनकी घुसपैठ, भाजपा की सरकार कहती है कि घुसपैठ हो रही है और उससे जो है कि देश का अमन चैन खतरे में है, तो इनकी सरकार को दिल्ली में 8 साल पूरे होने जा रहे हैं मई में, और यहां पर इनका दूसरा टर्म शुरू हो गया। ये बजाय इसके कि इसको हल्ला बनाए, इसको डिबेट का इश्यू बनाए, ये इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। जी, हमारी सरकार नहीं है जो हम सवाल उठाएंगे उससे, काम सरकार को करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई घुसपैठिया जो राज्य के कानून व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा करता है, यहाँ के अमन चैन को खराब करता है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का है, वो रोहिंग्या है चाहे कोई है, वो उसको राज्य में घुसपैठ करने से रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। और इनके पास तो डबल क्या ट्रिपल, और हिमाचल भी हमसे लगा हुआ है, तो सारी बाउंड्रीज पर भी भाजपा की सरकारें हैं। ये भाजपा की ये सरकारें इनको घुसपैठ करने से रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। अच्छा, इस बात को भाजपा को स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर की पहले सर्वदलीय बैठक करना पड़ेगा। एक सवाल ले रहा हूं, आप बोलिएगा, आप पूरा बोलिएगा। हम कर जी, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से पहले सर्वदलीय बैठक होकर कुछ बड़े निर्णय होते थे, आजकल उसकी भी कमी देखी जा रही है। नहीं, तो सर्वदलीय बैठक के लिए तो सरकार को पहल करनी पड़ती है। जो दल सरकार में होता है उनको पहल करनी पड़ती है जी। ये यहाँ पर लोकतंत्र पर जिस ढंग का प्रहार ये सरकार कर रही है कि बातचीत का रास्ता बंद करती है, एक तरफा भारी बहुमत की सरकार बनने के कारण एक तरफा फैसला करती है, विपक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा है डिबेट का, असली बात इसके पीछे ये है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा जानती है कि अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा, इसलिए ये इस मुद्दे को जिंदा रखते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। सवाल ये है। दूसरी बात, जो अभी उमा सिसोदिया जी ने सवाल उठाए, वो असली मौजूद सवाल जो आज की जनता के सवाल हैं वो हैं बिजली का संकट। आपके दफ्तर में हम इस समय झेल रहे हैं, पसीना हो रहा है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसके बाद जिन्होंने कोरोना में, जिन नौजवानों ने अपना जान की परवाह न करके काम किया, जिस तरह से उनको निकाल दिया गया, वो सवाल अपने आप में खड़ा लोगों को दिखाई दे रहा है। असली जो बात है कि राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, जनता ने इनको वोट दिया, वोट देने के बाद दिल्ली वालों ने कीमत बढ़ाने में डीजल की, पेट्रोल की, रसोई गैस की, उससे लेकर के, और यहाँ वालों ने बिजली पानी की कीमतें तो बढ़ाई, लेकिन लोगों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये सवाल है। शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो आपके सामने है। और उसके बाद जिस ढंग से यहाँ पर ये करने की, दिखाने की कोशिश हो रही कि हम अधिकारियों की नकेल कस रहे हैं, अरे यही अधिकारी तो पिछले 5 साल थे और वही अधिकारी अब हैं। तो आप उनकी नकेल नहीं, पहले अपनी नकेल कसो, और जो जनता के सवाल हैं उन सवालों के समाधान ढूंढो। वो सवालों के समाधान न ढूंढने पड़े, उन सवालों पर काम न करना पड़े, और जनता का ध्यान डाइवर्ट करना है, तो इस ढंग के सवाल खड़े किए जा रहे हैं ताकि डिबेट का विषय बदल जाए।
और डिबेट का विषय बदल करके लोग असली मुद्दे को भूल जाएं, ये इस मामले में भाजपा और भाजपा की सरकारों को महारत हासिल है, तो वो उस काम को कर रहे हैं और करेंगे। जी उमा जी, वीरेंद्र जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप उत्तराखंड में जो वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात हमने अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है मलिन बस्तियों का, अवैध बस्तियों का। मैं सिंपल एक जानना चाहती हूँ कि 8 साल से बीजेपी की एक तरफा सरकार पूरे केंद्र में है और अभी तक हम लोग कोई अच्छी हाउसिंग पॉलिसी नहीं बना पाए हैं कि ये लोग जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं, जो गांव से निकल के शहर आ रहे हैं, छोटे-छोटे रोजगार करने के लिए आ रहे हैं, सरकार के पास इनकी मतलब कौन सी पॉलिसी है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसको एक सही और सुलभ घर उपलब्ध कराया जा सके। अगर मैं देहरादून की उत्तराखंड की बात करूं तो एमडीडीए ने यहाँ पर कुछ मकान बनाए हैं जिनकी कीमत 45 लाख रुपए है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का उनमें कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप ये बताइए कि जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया जो हमारी जनता है हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य देने चाहिए, तो भाई मकान भी तो देना चाहिए। ये अवैध बस्तियां क्यों बसती हैं? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हैं। ये हाई फाई 30-40 लाख रुपए का मकान नहीं खरीद सकते, तो ये छोटी-छोटी जगह जमीनों पर कब्जा करके पहले वहां पन्नियां डालेंगे, फिर उसके बाद वहां टीन डालेंगे और उसके बाद फिर वहां लेंटर डालेंगे, नेताओं के चक्कर काटेंगे और नेता वोट बैंक के लिए इनको वहां पर बसा देंगे। पर्यावरण भी खराब। मुझे लगता है उमा जी से संपर्क टूट गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए वीरेंद्र जी, मेन बात तो यही है कि वास्तव में जो अवैध बस्तियां हैं वहीं पर कहीं ना कहीं इस तरीके के रोहिंग्याज मिल सकते हैं, घुसपैठिए हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है। चलिए उमा जी, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, जल्दी से दे दीजिएगा, कि जो घुसपैठियों को लेकर बात हो रही है, जिसे लेकर उत्तराखंड में एक लगातार ये बात चल रही है कि जो पलायन हुआ, गांव तक भी अब बहुत सारे बाहरी लोग पहुंच गए हैं। ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि वो रोहिंग्या ही हो या वो घुसपैठिया ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश या आसपास के इलाकों से आए हुए लोग हों। लेकिन उसके बाद भी जो कहा जा रहा है उसे लेकर विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। देखिए, विपक्ष को बिल्कुल आगे आना पड़ेगा और अवैध रूप से बढ़ती हुई मलिन बस्तियों पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हिंदुस्तान में आज खड़ा हो चुका है। जो लोग गांव से उठकर देहरादून या दूसरे बड़े शहरों में आते हैं वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो रोहिंग्या नहीं है। वो गांव से आए हुए लोग हैं, वो दूसरे प्रदेशों से काम की तलाश में आए हुए लोग हैं, कितने बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग हैं, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं। अब मेरा सवाल ये है कि सरकार इतनी बड़ी आबादी को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कितना कटिबद्ध है, कितनी वचनबद्ध है। अगर मैं बात करूं आज उत्तराखंड में या देहरादून की अगर मैं बात करती हूँ तो एक मकान बनाना कितना महंगा हो चुका है, जमीनें कितनी ज्यादा महंगी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो FAR जिसको बोला जाता है वो इतना कम है कि कोई बिल्डर है, कोई मकान बनाने वाला है या जो छोटे स्केल के जो बिल्डर्स होते हैं वो 30-40 लाख रुपए से नीचे का 2 कमरे का मकान बना ही नहीं पाते। तो ये सरकार को अब सोचना पड़ेगा, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अवैध बस्तियां कैसे हटाई जाए, ताकि जो छोटे बिल्डर्स हैं उन लोगों को आप एक 100 गज के प्लॉट पर भी आप कम से कम 5 गुना बनाने का या 6 गुना बनाने का आप आदेश दीजिए कि आप इस पे इतना बना सकते हैं। छोटे-छोटे फ्लैट्स उसके लिए तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी उमा जी, उसके लिए तो बहुत सारे कानून नए बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड खासकर देहरादून वैसे ही संवेदनशील है, भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील है, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन ये भी प्रयास होने चाहिए कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हो। आपका सवाल जायज है जी। मेरा जवाब, हम पूरे विश्व में कहीं नहीं आते हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो आज जापान में खड़ी हुई हैं, इसलिए ये एक सबसे बड़ा बहाना है कि उत्तराखंड में भूकंप आते हैं। जापान से ज्यादा भूकंप तो नहीं आते। सरकार को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड का हित कैसे सुरक्षित हो, चाहे वो उत्तराखंड के लोगों की बात हो। और एक और बात, ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड का मुसलमान भी उत्तराखंडी है, वो भी उत्तराखंड आंदोलन का एक हिस्सा रहा है, उसने भी उत्तराखंड बनाने में उतना ही सहयोग दिया है जितना उत्तराखंड के लोगों का है। तो इसलिए वो भी एक ही है। ये सुरक्षित करना, विश्वास दिलाना, ये सरकार का और विपक्ष का दोनों का काम है। जी वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई हैं। जी देखिए, जहाँ तक प्रश्न है उत्तराखंड के मुसलमान का या भारत में रहने वाला मुसलमान जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक रह रहा है और देश के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विकास के साथ उसने अपने को जोड़ा हुआ है, हम उस मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं।
आज जो बात हो रही है, जो घुसपैठिया है, यानी जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं या जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं मुसलमानों को हम बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। और अभी जो मैंने आंकड़ा कहा है कि 3000 लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से वो रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के लिए भी और हमारे देवभूमि के लिए भी खतरा है और यहाँ की हवा और फिजा को भी दूषित करने का उनके मन में विषय है। उसके लिए हम उनको किसी तरीके से बख्शने वाले नहीं हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है। बात आती है, जैसे आपने कहा कि बस्तियों में लोग रह रहे हैं, हम कैसे मालूम करेंगे कि रोहिंग्या मुसलमान वहाँ रह रहा है या हमारा मुसलमान वहाँ रह रहा है। देखिए, ये इंटेलिजेंस और पुलिस के ऊपर उसकी पहचान करने के तरीके हैं। कैसे पहचानेंगे? निश्चित रूप से अभी नैनीताल में मसला आया, जब सत्यापन हुआ तो उनके पास दो तरीके के जो है आधार कार्ड पाए गए और 2 तरीके के आधार कार्ड पाने के बाद भी उनको पकड़ा गया। उनको मालूम किया गया कि वास्तव ये बाहर के घुसपैठिया हैं, घुसपैठिया के रूप में यहाँ आए। ये काम है सरकार का, पुलिस का, निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। हम उत्तराखंड के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से कि इस राज्य जो देवभूमि है, देवभूमि की हम फिजा को, हवा को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसको आगे करेंगे। लेकिन इस नारे को, इस मंत्र को जो भी अगर हैमर करने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये बार बार हम लोग कहते हैं। और हम इस तरीके के जो नए आयाम हैं कि भैया आपके जो है बस्तियों में जो लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से जो लोगों के घरों में जो किराएदार रह रहे हैं, इनका बराबर सत्यापन हो। ये प्रक्रिया है, पुलिस हर बार सत्यापन करती है और हर बार मकान मालिक से आग्रह भी करती है कि आपके यहाँ कोई किराएदार रह रहे हैं, चाहे वो सर्विस क्लास है, नॉन सर्विस क्लास है, श्रमिक है, नहीं है, आप उनको पुलिस के बारे में बताइए कि पुलिस के पास जाकर अपना वेरिफिकेशन करें। ये अच्छी बात है, ये राज्य के लोगों के लिए भी अच्छी बात है, उस मकान मालिक के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। इस चीज की भी सरकार जो है लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है। अच्छा वीरेंद्र जी, आपने एक जहां सवाल तक उठाया कहा था कि ज्योत सिंह जो बिष्ट आपने जी ने। मेरी बात को अन्यथा वीरेंद्र लिया जी, कि जो मैंने कहा एक कि- सवाल, हाँ। वीरेंद्र जी, उन्होंने, ज्योत सिंह जी ने एक सवाल उठाया था कि जो चारधाम यात्रा में सत्यापन की बात की है, वो राजनीतिक एंगल उसमें आता है कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को वहां ना जाने दिया जाए। इस तरीके का सवाल उठाया है, क्या कहेंगे आप जी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो अभी इनपुट का, जो अभी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जो इनपुट आया था और इंटेलिजेंस के पास जो भी इंफॉर्मेशंस आई थी, वो यह आई थी कि यात्रा में भी किसी तरीके से घुसपैठिया पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं कि भगवान केदारनाथ जी के यहाँ जाकर किसी मुसलमान का वहाँ क्या जल चढ़ाने जाएगा? क्या भगवान जी के शिवालय पर केदारनाथ, या भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए क्या मुसलमान जाकर वहाँ माला और वहाँ जो है पुष्प चढ़ाने का काम करेगा? वो किस लिए वहाँ जाएगा? अगर वो वहाँ जा रहा है तो उसकी नीयत में खोट है। अगर वो व्यापार की दृष्टि से जा रहा है तो अगर यहाँ का मुसलमान है, फेरी वाला है, तो निश्चित रूप से नीचे जो रास्ते हैं उन रास्तों पर रहेगा। लेकिन वहाँ जाने का क्या काम है उसका? इसलिए निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। हम जो भारत के, देश के, विश्व के जो लोग यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको थोड़ी परेशान कर रहे हैं या उनसे थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं। एक नॉर्मल है, ये राज्य सबका है, ये धार्मिक स्थान सबके हैं और उससे तो वो भी सुरक्षित रहने वाले हैं। अगर उनसे कोई पूछताछ की जा रही है, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, जरा आधार कार्ड दिखा दीजिए, मैं समझता हूँ इसके लिए इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम किसी विशेष धर्म वाले लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन धर्म के लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं कि भाई आप हमारी यात्रा को सुगम चलने दें, सुरक्षित चलने दें, लोगों के मन में भय पैदा ना हो, इसके लिए आप हमारी यात्रा में सहयोग करें। जी ज्योत सिंह जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए। हाँ, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री जी का बयान है, 2 जगह बयान कोट कर रहा हूँ। जिस दिन हरीश रावत जी ने धूप में 1 घंटे का उपवास रखा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की नींद जागी कि राज्य के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिजली संकट को ठीक करें। एक मैं दूसरी बात करूं, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं को न जाएं, इसका सत्यापन होगा। उन्होंने गैर हिंदू शब्द कहा, मुसलमान शब्द नहीं कहा। गैर हिंदू में सिख भी आता है, गैर हिंदू में जैन भी आता है, तो क्या उनका जाना भी वहाँ प्रतिबंध होगा?
इसकी व्याख्या कौन करेगा? ये चीजें साफ होनी चाहिए। जब ये आधी अधूरी बात कह करके वीरेंद्र जी हम बोलिए सदन का इसकी सगुफा व्याख्या छोड़ देते हैं। हम बताएंगे और आपको। देखिए, जी, वीरेंद्र जी बोलिए। मुख्यमंत्री राज्य की कानून भाई, व्यवस्था हेमकुंड का साहिब में हेमकुंड जिम्मेदार साहिब में है कौन दर्शन और करने उनको जाएगा? अपनी बात गोलमोल नहीं करनी चाहिए। नहीं, बात आप साफ ये कहनी बताइए चाहिए, जोत चीजें सिंह साफ भाई, होनी चाहिए विजय हेमकुंड वीरेंद्र साहिब भाई। में अगर राज्य चीजें का सिख गोलमोल और पंजाबी कहोगे, वहाँ तो आपकी माथा मंशा पर टेकने हम नहीं सवाल जाएगा खड़ा तो कौन करेंगे और वहाँ आपकी जाएगा? मंशा पर सवाल है। नहीं गोलमोल नहीं कहेंगे, हमने कहा है। स्पष्ट कह ये दिया। आपने मैंने कहा, आपके सामने स्पष्ट मुख्यमंत्री कहा, जी ने यही हमारा गोलमोल बात ध्येय कही, है। मुख्यमंत्री जी ने हमने साफ साफ बात कह नहीं दिया कही है और ये इसी का परिणाम हमने है। साफ कह ये दिया सवाल और खड़ा हमारे हुआ। मुख्यमंत्री अगर जी ने मुख्यमंत्री साफ जी कहा साफ है बात कि करते हम तो चीजें साफ कोई होती। भी ऐसे धर्म के व्यक्ति जो हमारे नहीं साफ है। दूसरी वीरेंद्र भाई बोलिए। जाने के लिए भी सरदारों को मना करने वाले हैं जोत सिंह भाई। वीरेंद्र भाई ने सत्यापन पर तो बात की, लेकिन भाई, उन्होंने हेमकुंड बिजली साहिब के में संकट सिख पर भाई बात नहीं नहीं जाएगा, की, पंजाबी उन्होंने भाई नहीं पानी जाएगा के तो संकट कौन पर बात जाएगा? नहीं की, उन्होंने राज्य की दूसरी ज्वलंत समस्याओं अरे पर बिजली के संकट में एक बार हमने भी कहा जिक्र रोज हम करने की मीटिंगें कोशिश ले रहे हैं नहीं बिजली की। के संकट तो में। यहाँ बिजली पर का संकट कहीं नहीं है भाजपा और राज्य में। भाजपा की सरकार की गैर बेहतर जिम्मेदाराना बिजली हम लोगों को एक्टिविटी दे का रहे भी हैं। ये पता चलता है कि वो राज्य दो की जनता मशीनें के जो लिए है जो अगर शॉट डाउन भी हुई है वो उसके उससे बच बावजूद रहे भी हैं। हम लोगों को बिजली दे रहे हैं। बिजली कोई संकट नहीं है। कांग्रेस पैनिक ना बनाए इसको, कांग्रेस पैनिक ना बनाए। बिजली का संकट नहीं है। कांग्रेस अगर बिजली पैनिक की नहीं कहीं बना कटौती रही हो या है। किसी कारण से उसको हम आज खत्म मैं करेंगे, कह हम रहा हूं विश्वास कि दिलाना हमको चाहते 1 हैं। घंटा यहाँ बैठे पूरा होने वाला है। आप पैनिस बना रहे हैं, यहाँ लोगों पर के अंदर अगर आप इस भय स्टूडियो व्यापक में कर रहे बिजली का हैं। संकट है, आप नहीं तो चाहते हमारी कि बात का लोग सबसे यहाँ पुष्ट यात्रा प्रमाण करने है। आए। अच्छा वीरेंद्र भाई एक चीज बता दीजिए, अरे, क्योंकि बिजली आ बात गई कि ये है, नहीं आ मुद्दा गई? बढ़ता ही अच्छा, जाएगा, आप बताइए, बिजली आ समय गई कि नहीं खत्म आई? हो रहा है। वीरेंद्र भाई इस एक बात स्टूडियो का में जवाब दे बिजली आ दीजिए गई कि केवल नहीं आई, जोत सिंह भाई? कि जो सत्यापन ड्राइव है वो लगातार 4 धाम यात्रा के बाद भी चलती रहेगी। ये इस पर भी ये कहते हैं कि नहीं ये केवल इसीलिए है, तो इस पर एक जवाब दे दीजिए कि ये जो ड्राइव चलेगी, जिस बात को कहा गया है, ये अब लगातार चलेगी 5 वर्षों तक। वीरेंद्र जी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो चीजें, हाँ मैं बता रहा हूं, दो चीजें हमारे सामने हैं। एक रोहिंग्या मुसलमानों का इनपुट है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उसका लगातार ड्राइव चल रहा है और उसमें हमने लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। यात्रा के मकसद से जो हमने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मुसलमान व्यक्ति का यात्रा में केदारनाथ जाने में या बद्रीनाथ जाने का कोई उसका अर्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों को रोकना भी हमारा मकसद है। और हम ऐसे लोगों से कहना भी चाहते हैं बिल्कुल कि रोकना वो चाहिए, लेकिन मुसलमान इस आज यात्रा तक कभी में गया नहीं, ये न बात भी जाएं, अपने आप में जिससे स्पष्ट लोगों के है। अंदर पैनिक पैदा ना हो, ये जिससे जानबूझ लोगों के करके अंदर इस रंग के घबराहट मुद्दे पैदा ना जिनका हो, कोई अस्तित्व लोगों के नहीं है, अंदर दिक्कत पैदा ना कोई हो। औचित्य नहीं है। मुसलमान कभी जाता ही नहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं जाता है, गंगोत्री नहीं जाता है, यमुनोत्री नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। ये भाजपा भाई, अगर सरकार ने आप इंटेलिजेंस की लोगों बात का नहीं ध्यान मानेंगे, डाइवर्ट आप करने के इंटेलिजेंस लिए की बात नहीं कि साहब मानेंगे। मुसलमान न जाए। नहीं, आप अरे भाई, इंटेलिजेंस की मुसलमान बात नहीं गया कब? मानेंगे। जरा आप एक सरकार के उदाहरण इंटेलिजेंस बता की बात दीजिए। नहीं मानेंगे। एक उदाहरण इससे पहले नहीं, कौन बताइए करेगा चारधाम प्रदेश यात्रा की का सुरक्षा? कि कोई मुसलमान प्रदेश की चारधाम सुरक्षा यात्रा कौन पर करेगा? गया हो। आपने ये जो जब मुद्दा घटनाएं छेड़ा है, जब घटनाएं हो जानबूझ जाती है उसके करके बाद आप ही लोगों लोग को कहते गुमराह हैं कि करने के लिए घटना, छेड़ा है। अगर आपको इनपुट आपने मिल जो गया मुद्दा था तो छेड़ा आपने है, सुरक्षा क्यों नहीं आपकी की? 2024 की जो चुनावी यात्रा है, ये उसकी तैयारी है। कांग्रेस कि लोग पार्टी प्रदेश में असली लोगों मुद्दों से को गुमराह कर रही है, भूल जाएं, कांग्रेस और पार्टी मुसलमान हिंदू लोगों को मुसलमान हो गुमराह जाएं, कर रही और इस है, लड़ाई में उलझे पैनिक रहे बना रही और है, राज्य की जनता और पिसती कांग्रेस रहे। पार्टी नहीं चाहती है कि रोहिंग्या मुसलमानों के पैनिक खिलाफ नहीं बना रहे, कार्रवाई आप हो। करिए इस बात को सत्यापन। मैं प्रमाणित चलिए, कर आप सकता हूं। करिए बिल्कुल सत्यापन। आप सभी लोगों ने अपना समय, वीरेंद्र भाई, जोत सिंह जी, सुभाष भाई और उमा जी, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तराखंड में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, उन्हें लेकर पक्ष और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि बात उत्तराखंड की है। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।